बच्चों आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट फास्ट होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। सिमिलरली हम कोई रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, और क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। ठीक है। आमतौर पे जो ओवरहेड टैंक होता है हमारे घरों में, वो या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा या सेकंड फ्लोर पे होगा या थर्ड फ्लोर पे होगा। जैसे हमारे सेंटर में थर्ड फ्लोर पे जो है ना वो टैंक मौजूद है। ठीक है। तो थर्ड फ्लोर से अगर पानी आएगा ना नल में ग्राउंड फ्लोर पे, तो पानी की जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, पानी की जो एनर्जी होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। आसान फॉर्म में हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो पानी की एनर्जी ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा होगी, फर्स्ट फ्लोर पे कम होगी, सेकंड फ्लोर पे और कम होगी, और सबसे कम एनर्जी जो होगी पानी की वो कहाँ होगी। मतलब हम बात करना चाह रहे हैं पानी जो नल में आ रहा है उसकी। मेरी बात समझ आ गई। आमतौर पे ऐसा होता है। ठीक है। जितना ऊपर टैंक रखा हो, नीचे वाले फ्लोर पे पानी की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पानी को पहले क्या किया, जो अंडरग्राउंड टैंक था उससे पंप करके ऊपर पहुंचा दिया। तो आपने एक्चुअली क्या किया, उस पानी पे वर्क किया है, और वो वर्क जो है वो उस ओवरहेड टैंक में, उस ओवरहेड टैंक वाले पानी में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, समझ आई बात? अब इसमें हो क्या रहा है, हम वर्क कर रहे हैं पानी पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा मार्कर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, नीचे की तरफ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हम पानी पे जो वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं, ऊपर की जानिब कर रहे हैं। तो वो वर्क स्टोर हो जाएगा उस वाटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। लिखा है जब भी वर्क किया जाता है किसी भी बॉडी पे अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स। अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, ये आप इसको इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो जब वर्क किया जाए किसी बॉडी में अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, जैसे हमारे केस में अभी एग्जांपल जो दी गई ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, तो एनर्जी स्टोर हो जा रही है बॉडी में, और उस एनर्जी को क्या कह रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है। अब हम चाहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हम एक फॉर्मूला फाइंड करें। ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन की हेडिंग लगाई। क्या लिखा है, जब एक बॉडी को जिसका मास m था उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं हाइट h तक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक बॉडी का मास m है, इसको हम हाइट h ऊपर ले जा रहे हैं, लिफ्ट करवा रहे हैं हाइट h तक, और ऊपर ले जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, इस बॉडी का मास m है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखा हुआ है वर्क हो रहा है उस बॉडी पे। इस बॉडी पे क्या हो रहा है बच्चों, इसको यहां से यहाँ ले आ रहे हैं तो इस पे वर्क हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ठीक है। तो वो जो वर्क होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब कितना वर्क हो रहा है ये फाइंड करना है पहले। तो बच्चों सबसे पहले यहां से यहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तय करवा रहे हैं तो वर्क हो रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला एफ है। अब जो वर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एस है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस। इस केस में अगर देखा जाए तो हम ऊपर ले जा रहे हैं और हाइट भी ऊपर ही तय हो रही। ठीक है। तो एफ एस लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि फोर्स वेट है और वेट mg के बराबर है, और क्यों है। ये एक कंडीशन है कि हम इस बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं वेरी स्लोली, आराम से ले जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड से जब ले जाते हैं ना हम लोग बॉडी को, तो फोर्स होता है वेट के बराबर। लेकिन अगर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाएंगे तो अगेन पढ़ा है आप लोगों ने एक फॉर्मूला कि अगर एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जा रही होगी तो फोर्स बराबर हो जाएगा वेट प्लस m है। लेकिन हम यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, इसको स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वेट के बराबर होगा। ठीक है। तो ये फोर्स वेट और वेट mg के बराबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको वेरी स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है। और डिस्टेंस कितना तय हो रहा है, हाइट h, तो फोर्स हो गया mg और डिस्टेंस हो गया h, तो वर्क हो गया mgh। तो यहाँ बताया गया कि वर्क जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, तो वर्क हो गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या,
पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। और उसकी कौन सी टाइप डिस्कस हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जिस फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका नाम रखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगेन एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आप लोग अभी ग्राउंड फ्लोर से सीढ़े चढ़ के ऊपर आ गए, तो आपने भी वर्क किया, तो आपके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है, और आपके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग सेकंड फ्लोर में, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ रहे हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे होंगे उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब ये कि जो वर्क होगा वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपने एक ट्राइंगुलर पाथ कंसिडर करना है ABCA। ठीक है, मतलब वर्टिकल में कंसिडर करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह वर्टिकल में ABC और फिर वापस है, एक बॉडी A से B जाएगी, फिर B C जाएगी, फिर C से A आएगी। ठीक है, तो वर्टिकल में कंसिडर करेंगे, तो मतलब ये हो गया कि ये हाइट h बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइट h। डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे, देखिए ABCA ये एक ट्राइंगुलर पाथ कंसिडर किया, और इस ट्राइंगल की हाइट को हमने h से जाहिर किया। और जब वर्टिकल में कंसिडर करेंगे, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा ना अगर, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स मेंशन हुए ना उस डायरेक्शन में मूव करेगा। वर्टिकल में रखने का जो मकसद है वो ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को फोर्स लगेगी डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि हम प्रूफ करना चाहते हैं कि जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, रास्ते डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? एक क्लोज ट्राइंगुलर पाथ कंसिडर किया ABC ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसलिए इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। आसानी के लिए हमने जो बेस है उसको BC कंसिडर किया, जो बेस है ट्राइंगल का उसको BC कंसिडर किया, और इस BC बेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है? ये देखो, ये है बेस ऑफ द ट्राइंगल। इस बेस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? मैंने बताया अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर है, और वेट बराबर किसके बच्चों? mg के बराबर है। ठीक है, अब ये बात अभी कंसिडर कर लो कि हम जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को A पे कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट A के ऊपर, ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट के ऊपर जो है वो रेस्ट में है, इसमें, और ये स्टार्ट हो रहा है मूव होना कहाँ से? A से। ठीक है, अब तो लिखा हुआ है द वर्क डन फ्रॉम A to B इज, तो वर्क डन फ्रॉम A to B निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको पता बच्चों A से B को कंसिडर करो, तो यहाँ पर फोर्स लग रही है F और डिस्प्लेसमेंट है S1, तो F और S1 के दरम्यान में कितना एंगल है? तो वर्क डन फ्रॉम A to B बराबर होगा F डॉट S1, क्योंकि A से B का फासला S1 था, इसलिए वर्क डन फ्रॉम A to B क्या हो गया? F डॉट S1 हो गया। ठीक है, अब डॉट हट गया, कॉस लगेगा, तो कॉस लगेगा, और साथ में एंगल आएगा जो F और S1 के दरम्यान में। F और S1 के दरम्यान में एंगल क्या है बच्चों? अल्फा है, तो यहाँ पर क्या लग गया? कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस ट्राइंगल को कंसिडर किया, तो मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ ABD, ये S1 है और ये H है, ये S1 है और ये क्या है? H। ठीक है, और ये एंगल अल्फा और ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है बच्चों, बेस जो है ना वो H है, क्यों? क्योंकि इससे, इस साइड से जो AD साइड है, इससे 90 का भी एंगल बन रहा है और अल्फा एंगल भी बन रहा है, दोनों एंगल इस साइड से बन रहे हैं, AD से बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? बेस हो गया, तो बेस हो गया H। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो S1 क्या है? हाइपोटेनियस, तो S1 डिवाइड में इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S1 cos अल्फा H के बराबर हो गया। देखो S1 cos अल्फा किसके बराबर हो गया बच्चों? H के बराबर हो गया। ठीक है, अब इस वाली क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू किया गया। देखो ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है W वर्क डन फ्रॉम A to B बराबर है F S1 cos अल्फा। ठीक है, और S1 cos अल्फा की जगह क्या लिख देंगे आप? H लिख देंगे, लिख दिया। और फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, वेट mg के बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे mg, और h वैसे ही आ गया। तो वर्क डन फ्रॉम A to B क्या आ गया हमारे पास? वर्क डन फ्रॉम A to B आ गया हमारे पास mg h आ गया। ठीक है, ये लिए। अब आपने वर्क डन फ्रॉम A to B निकाल लिया, अब आप वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम B to C। ठीक है, वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम B to C, तो वर्क डन फ्रॉम B to C के लिए
फोर्स वही है F, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट B2C का क्या है, S2। क्या है बच्चों, S2 है। B2C जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो S2 है, तो B2C का वर्क डन बराबर होगा F डॉट S2, और F और S2 के दरम्यान में एंगल देखो क्या है, F और S2 के दरम्यान में एंगल 90 का है, क्या है, तो यहाँ पे F डॉट S2 बराबर होगा F S2 cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वर्क डन फ्रॉम B2C क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाए इस तरफ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक बात समझिएगा कि अब हम निकालना जा रहे हैं वर्क डन फ्रॉम C टू A। तो हमें पता है, सबसे पहले मैं उस ट्राइंगल पे वापस आ रहा हूँ क्योंकि वहां पर समझना है मुझे। ठीक है, तो जरा वापस आते हैं इस ट्राइंगल पे हम लोग। ऑब्जेक्ट यहां से A टू B आया पहले, फिर ऑब्जेक्ट B टू C आया, अब यहां पर मौजूद है, अब कहां जाएगा, C टू A। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट C टू A जाएगा बच्चों, तो आप एक चीज नोट करिएगा कि फोर्स थियरी, हर पॉइंट के ऊपर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, नीचे। ठीक है, तो अब फोर्स और S3 के दरम्यान में कितना एंगल है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। फोर्स और S3 के दरम्यान में कितना एंगल होना चाहिए, तो मैंने आपसे बताया ये कि बच्चों इस वाली लाइन को मैंने एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग किया। ठीक है, तो ये फोर्स था और ये इस लाइन के बाद में एंगल बीटा दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए बीटा एंगल दिख रहा है, तो देखो ये भी वही चीज है, क्या दिख रहा है एंगल, तो ये एंगल बीटा आ गया आपके पास। मैंने कहा जहां पर हम खड़े हैं ना अभी C पॉइंट पे, वहां पर फोर्स लग रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपने मार्क कर दिया F। ठीक है, और इस लाइन को एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग किया, तो पहले ये देखेंगे ये एंगल कितना है, तो मैंने कहा ये एंगल आपको अगर बीटा नजर आ रहा है तो ये भी वही एंगल है, बीटा। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का एंगल बच्चों 180 होता है। ये एक पूरी लाइन का एंगल क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं अगर बनाऊं, ये एक लाइन है, इस लाइन का एंगल क्या होगा बच्चों, 180 होगा ना, तो ये भी एक लाइन है, इस लाइन का एंगल टोटल 180 डिग्री है, तो 180 में से अगर बीटा माइनस कर देंगे तो क्या बचाएगा, 180 माइनस बीटा। टोटल एंगल 180 है, सॉरी टोटल एंगल 180 है, इसमें बीटा माइनस हो गया, तो ये वाला F और S3 के मान का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस बीटा। ये बात समझ में आई, F और S3 के मान का एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा है। ठीक है, तो अब हम वहां पर वापस जाते हैं और देखिएगा F डॉट S3 वर्क डन फ्रॉम C टू A क्या होगा, F डॉट S3 होगा, क्योंकि C से A का फासला S3 था, तो वर्क डन फ्रॉम C टू A क्या हो गया, F डॉट S3 हो गया। अब डॉट हटेगा तो कॉस लगेगा, तो F S3 कॉस, और F और S3 के मान का एंगल क्या था, 180 माइनस बीटा था। F और S3 के मान का एंगल क्या था बच्चों, 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो F S3 कॉस 180 माइनस बीटा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, कॉस 180 माइनस बीटा बराबर होता है माइनस कॉस बीटा के, किसके बराबर होता है, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, किसका फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट, उनको ये बात समझ लेनी है कि कॉस 180 माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस बीटा, तो माइनस साइन आप आगे लिख दीजिए, ये रहा F S3 कॉस बीटा। अब क्या करना बच्चों, जो ट्राइंगल बना हुआ था, ये वाला ट्राइंगल, अगेन दोबारा हम देखते हैं, ये ट्राइंगल ACD क्या दिख रहा है, ACD दिख रहा है आप लोगों को ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैंने वहां पे बना देना है। ठीक है, ACD ट्राइंगल, ये देखिए AC मैंने आगे पीछे लिख दिया है, AC और ये D। ठीक है, अब बच्चों ACD में अगेन ये 90 का एंगल है और ये बीटा एंगल है। ठीक है, अब cos थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस साइड से AD साइड से 90 बन रहा है और बीटा बन रहा है, तो ये हो गया आपका बेस, बेस हो गया H, और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस क्या है, S3, तो S3 वहां चला जाएगा, S3 cos बीटा बराबर किसके होगा, H के, S3 cos बीटा क्या होगा बच्चों, H के बराबर होगा। ठीक है, आपने क्या करना है जरा देखिएगा बच्चों, आपने ये करना है माइनस साइन F S3 cos बीटा वैसे लिख दिया। ठीक है, और S3 cos बीटा की जगह क्या लिख देंगे, S3 cos बीटा की जगह लिख देंगे H। ठीक है, और फोर्स mg के बराबर है बच्चों, तो फोर्स क्या लिख देंगे आप, mg, और H वैसे आ गया, तो माइनस का mg आ गया। ठीक है, अब आपने वर्क डन फ्रॉम A टू B निकाला हुआ है, B टू C निकाला हुआ है, C टू, अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन क्या होगा, A टू B, B टू C, C टू A, तो बराबर होगा, आपने पार्ट्स में निकाला है, पहले वर्क डन A टू B निकाला, फिर वर्क डन B टू C निकाला, फिर वर्क डन C टू A निकाला, तो तीनों को क्या कर देना आपने, ऐड कर देना। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू A लिख दिया, और A टू B की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, mgh, B टू C की वैल्यू क्या आई थी, 0,
और C2A की वैल्यू क्या आई थी, माइनस mgh। तो बच्चों एक बात समझिएगा, mgh प्लस का और mgh माइनस का क्या आ रहा है, कैंसिल, जीरो हो जा रहा है। तो प्लस mgh माइनस mgh कैंसिल, तो आंसर आएगा जीरो। ठीक है, तो आपने ए से शुरू किया, बी पे गए, ए से शुरू किया, बी पे गए, बी टू सी आए, सी टू ए आए, तो वर्क डन जीरो आ गया ना। अब चेक करते हैं कि हम ए की जगह कहीं और शुरू करें तो क्या वैल्यू आएगी। अब हम ये चेक करेंगे कि अभी तो हमने ए से शुरू किया तो टोटल वर्क डन जीरो आया, तो अब हम चेक करते हैं कि अगर बी से शुरू करेंगे तो क्या टोटल वर्क डन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। जरा देखिएगा सारे बच्चों, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो देखिएगा सारे, पहले मैंने यहां शुरू किया तो वर्क डन जीरो आ गया। अब मैं यहां शुरू कर रहा हूं, तो पहले आप यहां से यहां गए, यहां से आ गए तो जीरो आया, फिर यहां से आ गए माइनस mgh, आपका वैल्यू क्या है, माइनस mgh, फिर यहां से आए प्लस mgh, तो माइनस mgh प्लस mgh अगेन कैंसिल, तो 20 शुरू करने पर भी टोटल बटन क्या आ रहा है, जीरो। अब यहां शुरू करते हैं, ठीक है, सी से, तो पहले आप सी से ए जाएंगे माइनस mgh, फिर आप ए से भी जाएंगे प्लस mgh, दोनों कैंसिल, प्लस जीरो अगेन जीरो। तो आप शुरू कहीं से भी करें टोटल बटन क्या आएगा, तभी तो ये बात लिखी है, वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप किसी भी रास्ते से शुरू करते हैं तो टोटल वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। समझ आई बात सबको। तो ये हमने डेरिवेशन मुकम्मल कर ली, ठीक है।